जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये वक्तव्य था, ये वाक्य था सरदार भगत सिंह, जिनको राष्ट्रपुत्र की भी उपाधि दी गई है। आइए हम लोग उनके बारे में जानते हैं। कौन थे सरदार भगत सिंह? उनका नाम इतनी जल्दी कैसे पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन चुका था? उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, जिससे आप लोग को नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए हम लोग देखते हैं सरदार भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1906 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में इस समय पश्चिमी पंजाब लाहौर में है। अब आप लोग को पता ही है कि लाहौर उस समय का एक ऐसा केंद्र था जहां पे आज़ादी की आग सबसे पहले सुलगती थी। ये वही लाहौर था जहां पे सबसे पहले आज़ादी की आग सुलगती थी। कोई भी क्रांति होती थी तो वहीं से उसकी शुरुआत होती थी। जो सरदार भगत सिंह थे, ये छोटे से ही बहुत क्रांतिकारी के विचार के थे। एक बार इनके पिताजी कोई आम का पौधा लगा रहे थे। इन्होंने पूछा, पिताजी आप आम का पौधा क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने कहा, ये बड़ा होके फल देगा और खूब सारे फल देंगे। तो इन्होंने बंदूक उठाई और बंदूक को भी अपने खेत में बो दिया और कहा, ये बंदूक भी उगेगी और ये बड़ी होकर खूब बंदूकें देंगी, जिससे हम अपना देश आज़ाद करा सकेंगे। ये कहना था छोटे से मात्र 4 या 5 वर्ष की आयु के सरदार भगत सिंह का। ऐसे होते करते बीतता गया। मात्र 7th क्लास तक इन्होंने लगभग 300 बाहरी किताबों का अध्ययन कर चुके थे, जिससे उनको नए नए क्रांतिकारी, नए नए व्यक्तियों, नए नए विचारकों के बारे में उनका अध्ययन हो चुका था। धीरे धीरे होता करता गया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये हत्याकांड एक आग की तरह पूरे देश में सुलग रही थी, जिसमें अंग्रेज के अधिकारी जनरल सैंडर्स ने गोलियां चलवाती थी, जिसमें तकरीबन 2 से 3 हजार लोगों की मौत हो गई और कुछ तो कुएं में कूद गए थे। उनकी भी ना निकल पाने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। ये होते करते जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां पे पहुंच गए। और वहां पे पहुंचने के बाद ये वहां पे देखते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हैं, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। इनको इन्हें ने देखा, कुएं की तरफ देखा, तो कुएं में भी इन्होंने देखा कि कुएं से ये भी कहा जाता है कि आज भी उस कुएं से खून ही निकल रहा है, आज भी उस कुएं से पानी नहीं निकलता है। इन्होंने एक बोतल उठाया और बोतल पे वहां की मिट्टी को उसमें रख लिया, खून से सनी हुई मिट्टी को। वो घर लेके जाकर पहुंचे। उनकी बहन ने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हमको सोते जागते हर वक्त हमको ये दिलाती रहेगी याद कि हमको आज़ादी ज़रूरी है, हमें आज़ादी ज़रूरी है, हमें आज़ादी ज़रूरी है। ये होते करते 1921 में ये महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके प्रभावित से असहयोग आंदोलन में इन्होंने भी हिस्सा लिया मात्र 16 वर्ष की आयु में। और फिर मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने 1922 में चौरी चौरा नामक कांड इन्होंने कर डाला। अब आखिर आता है चौरी चौरा कांड क्या हुआ। एक मार्केट लगा था, मेले टाइप का लगा हुआ था, छोटा मेला जिसको हम लोग कह सकते हैं। उस मेले में पहुंचे तो वहां पर इन्होंने देखा कि अंग्रेजी शराब तथा अंग्रेजी वस्त्र या अंग्रेजी कपड़े कुछ बिक रहे थे। तो वहां पे कुछ इंडियन को इन्होंने इकट्ठा कर लिया और तेज तेज नारे लगाने लगे कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमें गोरों को यहाँ से भगाना है और उनकी चीज़ों का हमको बहिष्कार करना है, उनकी कोई भी चीज़ हमें नहीं खरीदनी है। ये कहने लगे सरदार भगत सिंह। फिर इतने में क्या हुआ, वहाँ के अधिकारी कोई ठाकुर करके थे, गुप्त ठाकुर, गुप्त सिंह कोई करके थे, उनसे सूचना मिली और वो बाहर आके तो तकरीबन 4 से 5 भारतीयों को उन्होंने गोली मार दी। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि उनकी बंदूक में
एक भी गोली ना बची थी और ये वहाँ की आम जनता, आम क्रांतिकारी देख रही थी। और जैसे ही उनको ये पता चला कि उनकी बंदूक में एक भी गोली नहीं है, उन्होंने तुरंत उनके ऊपर हमला कर दिया और ये हमला करके वहाँ के थाने को आग लगा दिया और वहाँ के अधिकारियों को जान से मार डाला। फिर बाद में पता चलता है कि चौरी चौरा नामक कांड में तकरीबन 16 से 20 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। ये सूचना महात्मा गांधी को मिलती है। महात्मा गांधी ने तुरंत ही अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और वहीं से बना दो गुट, एक नरम दल, एक गरम दल। जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, ये सूचना तुरंत चंद्रशेखर आजाद को मिली और भगत सिंह को मिली। वहीं से ये दोनों लोगों से नाराज चलने लगे और उन्होंने एक अपना नया दल बना लिया जिसका नाम पड़ा नरम दल, जिसका नाम पड़ा गरम दल। और नरम दल जो था वो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब था नरम दल। अब होते करते बीतता गया 1920 1925 में इन लोग की नई पार्टी तो बन गई, अपना एक नया दल बन गया, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था कि कैसे ये अपने दल को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए इनको पैसे की आवश्यकता होती थी, लेकिन पैसे तो इनके पास था ही नहीं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया कि हमको सरकारी खजाना लूटना है और ये अंजाम दिया 1925 में अंजाम दिया। ये सरदार भगत सिंह की एक लाइन बहुत ही फेमस है कि लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतला इनकलाब लाएगा। उन्होंने लिखता है जो आज मैं कह रहा हूं, लिख रहा हूं, ये कल जो है वो बहुत ही कोहराम मचाएगा और जो आज मेरा लहू का एक कतरा गिर रहा है, ये कल भारत को आज़ादी दिलाएगा। ये कहना था सरदार भगत सिंह का। फिर होते करते गए प्लान बना और इसका अंजाम दिया गया। 1925 में सरकारी खजाने को लूट लिया गया और लूटने में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को इसी के लिए फांसी दी गई। फिर उसके बाद फिर इनका प्लान बनता गया, क्योंकि सरदार भगत सिंह ने अपने बोतल में जो लाल रंग की मिट्टी भर रखी थी वो उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था दिमाग को और खून में उबाल मचा रहा था। उन्होंने उस टाइम के अधिकारी जनरल डायर्स को 1929 में उन्होंने गोली मार दी और गोली मार के फिर जगह जगह पे चिपका भी दिया। और क्या चिपका दिया? लिख दिया, मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का मैंने बदला ले लिया है, मैंने जलियांवाले बाग का हत्याकांड का बदला मैंने ले लिया है। अब जो अंग्रेज थे उनमें खलबली मचने लगी, उनमें इतनी खलबली मचने लगी कि उनको ढूंढा जाने लगा और उनको अंततः पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वो जेल में गए तो जेल में अक्सर लोग उनको पागल कहते थे, तो खुद भी कहते हैं देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। देशभक्तों को अक्सर लोग क्या कहते हैं? देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। वो बहुत बड़े लेखक भी थे और उनको किताब पढ़ने का बहुत ही शौक था। वो एक अपना वक्तव्य भी कहते हैं, वक्तव्य भी कहते हैं, कोटेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सीने में जो जख्म है वो जख्म नहीं, वो फूल के गुच्छे हैं। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो। ये कहना था सरदार भगत सिंह का। एक और कहा जाता है उनके बारे में, राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। ये कहना था जेल से सरदार भगत सिंह का। और सरदार भगत सिंह का वो भी इनकी लाइनें याद थीं जब राम प्रसाद बिस्मिल की हत्या कर दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को जब लाठी मारते मारते अंग्रेजी सैनिकों ने उनको जान से मार दिया था। और ये था लगभग सन 1930 के आसपास का, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी के चलते वो उनके ज्वाला भड़क रही थी और ये वही वक्तव्य उनको याद आया, राम प्रसाद बिस्मिल जी का वक्तव्य याद आया जब उन्होंने फांसी चढ़ते हुए 1925 में कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सन 1925 में कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर चढ़ते हुए। और फिर लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में होता है 1930 में लाला लाजपत राय की भी हत्या कर दी जाती है। अब आता है इनका वो दिन जब इनको 24 मार्च
1931 को फांसी देनी थी। ये दिन इतनी आग की तरह भारत में फैलता गया कि अंग्रेज के जितने भी सैनिक थे वो बहुत ही घबरा गए थे कि क्या इस दिन हम फांसी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये प्रत्येक अंग्रेज सैनिकों, अधिकारी हो या कोई भी हो, हर उस इंसान के दिमाग में घूम रहा था, क्या उस दिन हंगामा तो ना हो जाए और उस हंगामे को कहीं हम कंट्रोल ना कर पाएं, हमारे हाथ से कहीं भारत निकल ना जाए। ये सोचना उनके दिमाग को घुमा रहा था। फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी उनको किताबें लगभग तकरीबन वो जेल में लगभग 600 किताब पढ़ चुके थे और वो 700 लगभग एक किताब उनकी बची थी, वो थी लॉर्ड कैनिंग की। तो वो लॉर्ड कैनिंग की थी जो एक ही सिर्फ किताब बची थी और उनकी जीवनी पढ़नी थी। जो लॉर्ड लेंट थे वो एक बहुत ही रूस के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे और उनकी जीवनी का एक पेज ही सिर्फ मात्र बचा था और वही पढ़ने के लिए उन्होंने अंग्रेज सैनिक को रोक दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सिर्फ एक पेज पढ़ लूँ, उसके बाद मैं चल दूंगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी फांसी के टाइम और वो शर्त थी कि मुझे ना तो मेरे हाथ बांधे जाएंगे और ना मेरे चेहरे को ढका जाएगा, क्योंकि भारत के उन नौजवानों को भी देखने दो कि जिनको आज भी गुलामी की जंजीरें जकड़े हुए हैं, आज भी वो गुलामी में ही जी रहे हैं और गुलामी में वो मज़े कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि आज़ादी क्या होती है। उनको भी देखने दो, भारत के हर कोने में पहुंचने दो कि भारत आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं की ये सब देन थी कि इन लोगों का कहना था कि आज़ादी कोई हमको वो नहीं, भीख नहीं है जो मिल जाएगी। जो आज़ादी की जो क्रांति है वो बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उन्होंने कहा ये विचार सभी के पास जाएंगे तभी इस देश में क्रांति की आग फैलेगी और क्रांति की आग जब फैलेगी तो फिर जितने भी अंग्रेज हैं इनको हर इंडियन यानी हर इंडियन क्रांतिकारी बन जाएगा और वो लाठी डंडो उसके पास कोई भी हथियार होगा उन सभी हथियारों का इस्तेमाल करके वो उनको खदेड़ देगा और भारत हमारा आज़ाद हो जाएगा। जब उनको फांसी देनी थी उनको अंतिम समय पर ले जाया गया और उनसे पूछा गया कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा। उन्होंने कहा कोई मेरी अंतिम इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि ना तो मेरा हाथ बांधा जाए और ना मेरे सर पे जो काले कपड़े से ढका जाता है वो ढका भी ना जाए। मुझे फांसी देनी है, सबके सामने दी जाए और लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए, इसको अखबारों में छपवाया जाए। लेकिन उस समय काफ़ी फांसी देने के लगभग एक सप्ताह तक सभी प्रेस प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया था कि ताकि ये खबर किसी भी जन के पास ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद से वो खुद को गोली मारकर उन्होंने कभी गुलामी की जंजीरें अपने आप पे जकड़ने नहीं दिया था और यही हाल था सरदार भगत सिंह का। और सरदार भगत सिंह का एक ही जो नारा था वो फांसी पर सब चढ़े झूले, फिर एक ही वर्ड उनके मुख से निकला था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये था नारा सरदार भगत सिंह का। ये वही पागल था जो कहता था हमारे सीने में जो जख्म है वो जख्म नहीं फूल के गुच्छे हैं, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो। क्यों? क्योंकि ये पागल ही है जो देश को आज़ादी दिलाएगा। क्योंकि कोई आम इंसान तो आज़ादी में उतना बढ़ चढ़ के अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी जान को बिना परवाह करके कोई आज़ादी नहीं दिला सकता। वो पागल ही होगा। वो भारत माँ के लिए पागल था, वो देश की आज़ादी के लिए पागल था, जिससे आज हम लोग को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। ऐसे ऐसे शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को जन्म जयंती की सत सत नमन।